Hello, welcome to Brahmastra Academy. We are delivering to guide you for the AFCAT, CDF and NDA examination. So let's start with the one of the topics from your NDA syllabus called gravitation. Okay, अब तक आपने ग्रेविटेशन में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ सुना हुआ है. जब भी आप सुनते हो एक नाम कॉमनली आता है, कौन सा? न्यूटन का. बट क्या न्यूटन अकेला था जिसने ग्रेविटेशन के बारे में इतना कुछ ढूंढा होगा? तो आंसर है नहीं. क्यों? बिकॉज देयर आर सर्वेंट साइंटिस्ट हु आर आइडेंटिफाइंग समथिंग फ्रॉम द स्पेस, जैसे कि गैलीलियो, केपलर, न्यूटन. बट ज्यादा हम बिलीव किसको करते हैं? न्यूटन को, क्योंकि उसका जो लॉ है वो यूनिवर्सल है. तो सबसे पहले यूएस को समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है कि वो लॉ चाहे आप अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे अभी हम खड़े हो, चाहे हम स्पेस में चले जाए, जहाँ पे फ्रिक्शन हो या ना है, स्पेस में हवा हो या ना हो, हर एक जगह पर जो लॉ अप्लाई होगा उसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ. दैट व्हाट दिस लॉ इज आइडेंटिफाइड बाय न्यूटन. आइडेंटिफाई डिस्कवर, आइडेंटिफाई. इन डिस्कवर इसलिए नहीं बोल पा रहे बेटा क्योंकि डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? उससे खुद पैदा हो. ये पैदा नहीं था. जो स्टोरी है कि एप्पल नीचे गिर रहा है, so apple will always fall down. बस उसने ऊपर क्या किया, उसके ऊपर काम किया और अपना क्या बनाया? लॉ. So let's start with the first topic. Itself is the Newton's law of gravitation. What he says that attractive force. First of all, आपको बेटा ये चीज क्लियर रखनी है that gravitational force is an attractive force. That attractive force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये सुनने में ना बहुत हैवी लग रहा है. क्या लग रहा है? हैवी लग रहा है. पर ये जब आप मैथमेटिकली करोगे तो बहुत आसान लगेगा. Let's say the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Again, क्या करेंगे बेटा? Easy है समझना. Let's say this is my two object. ये रहा ऑब्जेक्ट ए, इसको मैं देता हूँ मास ऑफ ए, इसको मैं देता हूँ ऑब्जेक्ट बी, मास ऑफ बी. लेट्स से इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस. एक चीज याद रखनी है, इन फिजिक्स वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर. लेट्स से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर. So let's say F is proportional to product of their masses. F is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. अगर मैं इसको दोनों के साथ में लिखूं, F क्या हो गया? Proportional to M1 M2 by R square. F is proportional to M1 M2 by R square. अगर मेरे को प्रोपोर्शनल निकालना हो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो होता है G M1 M2 by R square. G क्या है बेटा? The gravitational constant. What do you mean by gravitational constant? Gravitational constant बेटा ये चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मेरे हाथ में ये जो पेन है ना, if this is a pen, this pen also feels the gravity and it does have the value of capital G. कैसे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. और क्या मतलब है कैपिटल जी का? मतलब बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 into 10 raised to power of -11. कभी कभी ये वैल्यू आपको याद रखनी होती है. क्यों याद रखनी होती है? टू सॉल्व योर एमसीक्यू, सॉल्व योर डाउट इजीली. इसका यूनिट क्या बन जाएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. ये चला जाएगा पर मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा केजी स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं हम इस लेक्चर में आगे जाके क्या करेंगे? हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म करेंगे. पर आपको थोड़ा सा तो अंदाजा होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको अध्ययन करके दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. चलो, लेट्स से
There are two objects. अभी हम लोगों को क्या लेने पे है, दो ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, इसको ले लेता हूँ मैं मास ऑफ ए, इसको ले लेता हूँ मास ऑफ बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अगेन आर। तो इसको लगने वाला बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, जी m1 m2 by r square. दिस इज नॉन बाय एफ, ये हमने पढ़ी हुआ है। बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेबुलर। क्या कर रहे हैं, नेबुलर। नेबुलर का मतलब अगर मेरा जो मास m1 है, मतलब ऑफ m1 डैश, वह क्या है मेरा m1 सर्कल, जो मास m2 है उससे लेफ्ट से होता हो ही रहा, तो लेफ्ट से m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कि आर, वो मान लो तो लेफ्ट से आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे मैं लिखूंगा अगेन मास ऑफ ए, इसको लिखूंगा मास ऑफ बी, इसको मैं बोल देता हूँ आर डैश। अब ये डिस्टेंस कितना है, आर डैश जितना, क्लियर। तो अगर मैं इसके लिए बोलूँ एफ डैश, तो क्या हो जाएगा, जी m1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2m बैंक, m2 तो रहता था वैसा, और अब r डैश लिखना है अपॉन r डैश स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये क्या निकलेगा, r²/4 डिवाइड में तो ऊपर करने देगा, और ये -2 है, तो ये क्या हो गया 8 जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। बट जी m1 m2 स्क्वायर, उसकी वजह पे तो हम क्या लिख सकते हैं, f। So my new reference f dash is 8 times than my original force. Clear? और किस तरह से घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, ये जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर सकते हैं, मास को आधा कर सकते हैं। याद क्या रखना है कि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देयर मासेस। क्लियर? तो अब तक अपनी ये जो क्वेश्चन क्या पढ़ाते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? अब बात आती है कि रियल लाइफ में यूज क्या होता है। देखो बेटा, फिजिक्स की सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। जितने भी प्रूफ पढ़ रहे, चलिए कि अभी हम बात भी कर रहे हैं तो आप मेरे को देख पा रहे हो, तो देखने की वजह क्या है, स्क्रीन, यूट्यूब, उसके लिए क्या लगता है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या लगता है, फिजिक्स। नहीं इलेक्ट्रिकल लगता है, बट इलेक्ट्रिकल के मीनिंग में क्या है, फिजिक्स। आपकी स्क्रीन देख रहे हो एलईडी, वो सेमीकंडक्टर है, वो भी फिजिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी। और इसमें मैंने तो अभी कभी एक फिजिक्स में नोबेल मिला, किससे मिला, द पर्सन हु गॉट द नोबेल इज हैविंग द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिक्स ये इतना बड़ा है और इतना शानदार है कि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपके बहुत काम आएगा। क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अब तक हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटी, मैं आपको याद भी दे सकता हूँ, जिसको हम लिखते हैं पॉइंट, जिसकी वैल्यू भी हमको पता है 9.8, और बेटा एक्सेलरेशन तो वही क्या होगा, यस वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा, वैल्यू तो हमसे हमको पता है, जैसे हम छोटे थे ना, ये रट के रखा हुआ है। और कई बार हम सिंप्लीफिकेशन के लिए when we are going to use the numerical, or we are using 10 meter per second square, what would it mean? वैल्यू तो आ गई, but you have physics rather, the person who teach physics, who learn physics, who understand the physics, we never believe anything without the proofs. तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। अब बेटा इस चैप्टर को सॉल्व करने की वो टेक्निक दे रहा हूँ, ज्यादातर मेरी जितनी भी टेक्निक है उसका मैं नाम देता हूँ ब्रह्मास्त्र मेथड। अभी भी बोल रहा हूँ ब्रह्मास्त्र एकेडमी है, इसलिए ब्रह्मास्त्र मेथड नहीं है, ये मेथड क्यों ब्रह्मास्त्र मेथड बोल रहा हूँ। तो अगर महामेथ हुए जाओगे तो ब्रह्मास्त्र क्या करता था, आपके सारी चीजों को क्या करने रहता है, कंप्लीट कर ले रहा था, मतलब फिनिश कर ले रहा था। तो अगर हमने ये मेथड को समझ लिया तो आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। फिनिश का मतलब सारा चैप्टर में आपको कोई गलतियां नहीं मिलेगी, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
और जैसे मैं लिखूंगा ना आप हंसने लगोगे कि फिर ये तो हम जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे ना तब भी जानते थे ई बराबर ए लिखा लिखा है फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एंड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमको पता है, यही तो समझना है बेटा। मैं ग्रेविटेशन, चाहे आप एरोस्पेस की बात कर ले, बिग बैंग थ्योरी की बात कर ले, सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की चीज के ऊपर। सर अभी आपने बोला है that the person who teach physics, who learn physics, who want to identify something in physics will never deal without the proof। तो इसका प्रूफ भी कर देते हैं। Force, if someone is saying how much you have to do, अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि हम जो कैलकुलेट करते हैं वेटिंग मशीन के ऊपर वो क्या होता है, यहाँ तो वेट क्या होता है, W is equal to mg, क्या होता है वो m into g। तो अगर मैं बोलूँ ना कि if I have a mass at 70 kg, that means how much force 700 Newton, अगर मैं इसको 10 मान लूँ तो क्लियर। mg अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, g एम ई मास ऑफ एर्थ, एक ऑब्जेक्ट मास ऑफ एर्थ है, दूसरा हम खुद हो गए m डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द एर्थ, ये m और ये m हो गया तक, तो मेरे को g क्या मिल रहा है, g इज इक्वल टू g एम ई बाय आर ई स्क्वायर, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला को बेटा हर में हम प्रूव कर सकते हैं। बट इफ यू आर सॉल्विंग और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये चीज क्या ध्यान में रखनी है that competitive examination is not about how many you are solving the MCQ, it is all about in how much time you are solving it। इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मान लो कि मैं अपने कॉन्सेप्ट में इतना जबरदस्त हूँ और अगर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मेरे को 15 मिनट लग गए, तो मतलब जस्ट कैलकुलेशन which you are going to make in the examination। तो कहीं ना क्या होगा फिजिक्स के अंदर कुछ कुछ फॉर्मूला के होते हैं वो आपको क्या करने पड़ते हैं, याद कर लेने होते हैं। अब याद करने का बिल्कुल भी मतलब मैंने बोला रखना है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके भी बेस्ट एप्लीकेशन है, जैसे ही हम करते जाएंगे क्या हो जाएगा, वेर being enough to confident to remember this। So g m e by r e square, the value of r e, the radius of the earth is said to be as 6,400 किलोमीटर। उसी तरह से मास ऑफ अर्थ होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब अगर आपने ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दी तो आपका क्या मिल जाएगा, जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू 9.2। एक्चुअली में तो 9.79 समथिंग वैल्यू आता है, बट इफ वी आर डूइंग द राउंडिंग ऑफ देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब पढ़ना क्या है, आपको मैं क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको पता चले तो सोच के रखना, कमेंट में लिख देना या फिर अपने बुक में लिख देना that why we are living on the surface। क्या बोल रहे हो फिर, सरफेस क्या होती है सरफेस। चलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि सरफेस होती क्या है। लेट्स से दिस इज अर्थ, ठीक है, ये तो फिर भी ऐसा है, सच में भी कुछ ऐसा ही है। अगर ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, हम कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे। We know that we are living in this much। तो ये डिस्टेंस सेंटर से बेटा कितना हो गया, आर ई जितना, कितना हो गया आई जितना। तो अभी हमने जब पढ़ा जी एम ई बाय आई स्क्वायर, तो वहां पर बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए या फिर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने डिस्टेंस में आर ई क्यों लिया, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द सरफेस। अब दूसरी बात मैंने बोली दैट व्हाई वी आर लिविंग ऑन द सरफेस, क्योंकि सरफेस के ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कुछ अलग हो रही है, नीचे जाओगे तो कुछ ऐसा हो रही है। अब जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आप करेंगे इस टॉपिक के अंदर, that what will be the change in G with respect to अगर सरफेस के ऊपर होता है और सरफेस के नीचे आए तो what we are going to do is
कि अगर हम सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा, और सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा। चलो लेट्स से ये हो गया मेरा अर्थ, और यहां से हम कुछ सरफेस से एच डिस्टेंस पर जा रहे हैं। कहां पर? वी आर मूविंग टुवर्ड द एच हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो ये डिस्टेंस यहां पे कितना है बेटा? आर ई जितना। कितना है? आर ई जितना। ग्रेविटी ऑन सरफेस क्या होती है बेटा? जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ये हर एक जगह पे करने वाला है। और ग्रेविटी एंड हाइट क्या हो जाएगी? जी। अगर आप यहाँ से यहाँ हो गए, मतलब कि मान लो कि आप अभी कर रहे हो जहाँ से, वहां से टेरेस पे चले जाओ, तो क्या आपका मास चेंज होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। नहीं होगा ना, बिकॉज वी आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सरफेस। तो मास को क्या रहेगा? जी एम ई। और वो डिस्टेंस क्या होगा? वी आर ऑलवेज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, दैट वी आर काउंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो बेटा सेंटर से भी डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला कितना हो गया? ईयर आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। क्लियर? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट? ग्रेविटी एट हाइट एच। लेट्स से हम बोलेंगे बेटा दोनों का रेशियो जी ऑफ एच अपॉन जी ऑफ एफ। क्लियर? रेशियो लेना तो आता होगा जी एम ई कट, या आर ई स्क्वायर नीचे ऊपर चले जाएगा, और नीचे क्या हो रहेगा? आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। क्लियर? कट हो गया, रेशियो ले लिया, डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में आता, ऊपर चले गया, ये मैंने सब कुछ कर दिया। क्लियर? अब इसको आसान करने के लिए आर ई स्क्वायर नीचे से बेटा मैं आर ई तक कॉमन ले लूं, बट ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो क्या कॉमन निकलेगा? स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचाएगा? 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर। क्लियर? आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर। ये हो गया कट। ये कहाँ पे होता है? डिवाइड में। अगर मैं इसको लिख दूं ऊपर, कहाँ लिख दूं? ऊपर, तो मैं पावर क्या लिख पाऊंगा? 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेज टू -2। अगर पावर डिवाइड में है तो मैं -2 लिख पाऊंगा। अब when you are in lower standard, आपने एक टर्म सुना होगा बायोनोमियल थ्योरम। क्या सुना होगा? बायोनोमियल थ्योरम। क्या होता है, कैसे होता है, आप उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। Just by using binomial theorem, and we are considering only first 2 steps of it. क्या करना है सर? ये बायोनोमियल थ्योरम कुछ नहीं करना है मेरा, माफ रखना। ये जो -2 पावर है ना, इसको यहाँ पे ले आओ, प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है। तो मेरा ग्रेविटी ऑन हाइट क्या हो गया? 1 माइनस 2h बाय आर ई इंटू ग्रेविटेशनल एट सरफेस। क्लियर? क्लियर? क्या हो गई वैल्यू? 1 माइनस 2h बाय आर ई। एक कंडीशन मुझे यहाँ पे याद रखनी है, दैट माय एच शुड बी वेरी मच लेस देन आर ई। जो हाइट है ना, वो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6,700 किलोमीटर। किलोमीटर क्या बोला मैंने? किलोमीटर। अभी आप बैठे हो ना, गूगल मैप पे डालो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, और ये इसको आइडेंटिफाई करो। अभी हम छोटी कंट्री कंपेयर टू जियोग्राफी। क्लियर? तो ये जब छोटा हो गया तो हम इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं क्या? ग्रेविटी एट पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम इट सरफेस। ध्यान से एक चीज देखनी है, इसकी वैल्यू होती है 9.8। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 माइनस 2h बाय आर ई। लेट्स से फ्रॉम द सरफेस वी आर मूविंग 400 किलोमीटर। कितना? 500। तो यहाँ पे h की जगह पे 500, आर ई की जगह पे 6,700, 1 माइनस 1000 दैट इज 6,400। कुछ आंसर आएगा, वो क्या आएगा आगे का? 0.9 इंटू 9.8। इसका मतलब हाइट पर जाओगे जितना, उतना जी की वैल्यू क्या रहेगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? और जैसे जैसे बेटा जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, we will having some problem with the everything which is around us. ठीक? तो ये क्या क्लियर हो गया? The value of G at particular height from center or from its surface
फ्रॉम इट सरफेस। हम सरफेस से बेटा क्यों फाइंड आउट करते हैं? तो अब तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने जो जी की फॉर्मूला फाइंड आउट की है वो कहाँ से है? उसकी सरफेस से। सरफेस तो हो गया, अब कहाँ जाना है? अब लगाएंगे मिट्टी अनुसूची ओर, मतलब कि what will be the change in G with respect to its depth, with respect to its depth। चलो, depth का मतलब क्या होता है? अगेन अर्थ, ये अगर इसकी रेडियस बेटा आरी जितनी। अब मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे कोई पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, ये नीचे आ रहा है कहां पे? अगर मान लो मैं यहाँ पे गोल से जोड़ देता हूं, मान लेता हूं ये और से, तो ये सरफेस से कितना नीचे है बेटा? ये सरफेस से कितना नीचे है? डी जितना। ये सरफेस से डी जितना नीचे, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पूरा आरी, उसमें से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? डी जितना। सो आरी माइनस डी। और इसको समझने के लिए आपने कभी जिंदगी में वाटरमेलन कौन सा क्या होता है? When you are going to buy the watermelon from the market, आप तो किसके लिए कर रहे हो? आप खाते पहले तो क्या हो, ग्रीन पार्ट या रेड पार्ट? रेड पार्ट। मतलब पैदल किसके ले रहे हो? ग्रीन के रेड को बनोगे, और जब खाने बैठते हो तो ग्रीन वाला और आप देखोगे बहुत सही होता है, जबकि रेड वाला पार्ट बहुत कम होता है। तो अगर आप मेजर करोगे ना, तो 1 kg के अंदर ऑलमोस्ट 400 ग्राम जितना ही आप ग्रीन पोर्शन जो होता है वो खा रहे हो, बाकी का 600 ग्राम क्या हो रहा है? वेस्ट। तो ये पैसे कितने के ले रहे हो? पूरे के लिए। आज पता चला ना, वरना तो ग्रीन खाना शुरू मत कर देना। वी आर नॉट काउज, क्लियर? चलो, इसका मतलब समझना क्या है, जैसे जैसे वे बात बैक में चले जाओगे वैसे वैसे the mass of the planet will change। हम 1% का 400 ग्राम होना था, मतलब इसका भी मास क्या होगा? चेंज। पिछले वाले एग्जाम्पल में हाइट थी, हाइट पर जा रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज। फिर भी चलो, ग्रेविटी एट सरफेस, अगेन अब तो बेटा आप सकते याद हो गया होगा। अब मेरे साथ खुद लिख सकते हो G/RE स्क्वायर, बट ग्रेविटी एट बैक तो ढूंढनी है हमको, तो G अपॉन एवरेज डिस्टेंस कितना हो बताओ? RE माइनस डी जितना। कितना है? RE माइनस डी। बट मास कितना हो जाएगा बेटा? अब मास एट अर्थ नहीं होगा, मास एट डेप्थ, वो जो डेप्थ वाला जो बेटा है ना, उसका मास। करेंगे क्या? अब बेटा हमको मिल रहे, मैंने आपको आगे भी कंडीशन हुई थी कि जिस तरह से ऊपर जाने की भी कंडीशन थी क्या, एट शुड नॉट बी वेरी मच हाइट देन आई, उस मतलब ये सर होना चाहिए। उसी तरह से ये भी क्या होना चाहिए? आर से बहुत कम, ठीक है? तो टोटल डेप्थ पर द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज, और उसी कोर के अंदर खर्च हुए हैं। पता है ना, जब हम छोटे स्टैंडर्ड में तो पढ़े हुए हैं कि उसका इनर कोर होता है, फर्स्ट कोर, सेकंड कोर, थर्ड कोर, उस तरह से लैंग्वेज होता है। तो अभी हम कहाँ पे बेटा? सेम कोर के अंदर है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम। तो हम व्हेन वी आर इन द लोअर स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड वन थिंग, द डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका यूज करेंगे। चलो जी, मास ऑफ अर्थ बेटा, डेंसिटी उसकी हो गई, और अर्थ का शेप क्या है? स्फीयर। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? वेरी गुड, 4/3 पाई RE क्यूब, और डिवाइड में ऑक्सीजन क्या होता है? RE स्क्वायर। तो RE स्क्वायर कट, ऊपर एक बचा R। यहाँ पे क्या हो जाएगा? G अपॉन RE माइनस डी होल स्क्वायर, मास एट डेप्थ। वहां पे डेंसिटी तो क्या होगी? अर्थ की हो, बट अब ये क्या हो जाएगा? ये भी बोला है, बट रेडियस कितना है? RE माइनस नहीं जितनी, सो RE माइनस डी उसका क्यूब। क्लियर? अगेन RE माइनस डी स्क्वायर, RE माइनस डी कट, स्क्वायर स्क्वायर कट, बचा क्या? वापस हम क्या करेंगे? दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो G ऑफ D अपॉन G ऑफ F, G ऑफ D अपॉन G ऑफ F।
जी कट, रो कट, 4/3 पाई कट, फिर ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, ऊपर बचा बेटा RE माइनस D, नीचे बचा अन, नीचे बचा अन। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस D बाई RE, 1 माइनस D बाई RE, ग्रेविटी एट डेप्थ, और सामने में देख दूं ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस को, तो ये मेरे को क्या मिल रही फॉर्मूला, 1 माइनस D अपॉन R इंटू G ऑफ S। अगेन कंडीशन क्या है, ये D should be very much less than RE, D should be very much less than RE। अगर दो फॉर्मूला हमने पढ़े, at height it will be 1 minus 2h upon RE, और डेप्थ पर क्या हो जाएगा, 1 minus D by R into gravity at surface। क्लियर, मेरे तो बहुत बार मैं हम आगे जाके जब सॉल्व करेंगे ना, इससे PYQ का मतलब क्या जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब इसके ऊपर के क्वेश्चन आएंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस टॉपिक। क्लियर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? अगर विराट कोहली को देखते हो और राहुल द्रविड़ को देखते हो तो कुछ फर्क दिखता है क्या? एंड विराट कोहली वेरी मच एग्रेसिव, जबकि राहुल द्रविड़ को अपने एक मैच के अलावा हर एक जगह पर क्या लिखा होगा, शांत। राहुल द्रविड़ को छोड़ने में धोनी को ले लो, सो देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। अब किसी की बाहर रिफ्लेक्ट होती है, किसी की अंदर ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, वो पॉइंट नहीं है, बट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सो व्हेन वी हैव स्टडीड वर्क पावर एनर्जी, वो सबका पढ़ा था, वहां पर हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता था, द चेंज इन एनर्जी विल गिव यू वर्क डन, चेंज इन एनर्जी विल गिव यू वर्क डन। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं मेरा वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट D, W इज इक्वल टू F डॉट D। अगर मैं बोल दूं मेरा छोटा जी W तो क्या हो जाएगा, F की जगह पे G M1 M2 बाई R स्क्वायर, और मैं डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहा हूँ, dr जितना, कितना dr जितना। मेरे को दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो ये हो गया dw G M1 M2 विल बी माय कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, dr बाई R स्क्वायर। अब बेटा 1 अपॉन R स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड विद दैट पावर। अभी पावर कितनी है, -2, so if I do -2 plus 1 upon -2 plus 1, r raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1, तो क्या हो गया, r raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1, तो ये क्या हो गया, -1 upon r। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा U चेंज इन एनर्जी is work done is equal to minus G M1 M2 by R। याद रखना बेटा, बहुत जगह पे आगे काम आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी अभी स्टार्टिंग में, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी एंड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, तो माइनस G M1 M2 by R स्क्वायर, स्क्वायर R, फिर से पहले स्क्वायर आता है और ये हुआ तो ये आएगा। ठीक है, with the potential energy of the earth। Clear? So let's move forward to the next point. So let's start with the next point. क्या है the next point? अब तो आपने फटाफट में समझ रहे हो। अब now, as I have told you earlier, that Newton was not the only person who was identifying and discovering something about the space. There are several other scientists also who were thinking about the and the things which is around us. क्या क्या है वो? जैसे कि एक है Kepler. There is a scientist called Kepler. वो क्या कर रहा था?
उसने प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारे लॉज दिए, 3 को अभी हम पढ़ने वाले हैं. Those laws are very much important to understand. Clear? So let's start with the Kepler first law. इससे मुझे क्या याद रखनी है? Kepler first law प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर कैपिटल के फर्स्ट लॉ को आपने समझा नहीं तो कभी भी आप समझ ही नहीं पाओगे कि वाई अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट planets move in an elliptical orbit with the sun as a focus. पहली चीज तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि फोकस और एलिप्टिकल पाथ क्या होता है. तो ये तो आपको पता है एलिप्टिकल पाथ. अब क्या लिखा हुआ है? विद द सन एज अ फोकस. तो क्या सन यहाँ पर होगा? ऐसा नहीं होता है बेटा. ध्यान से समझना ये वाली बात. ये एलिप्टिकल पाथ मिला रहता है. तो आपको मैं शॉर्ट में दिखा दूंगा. लेफ्ट से ब्रो सर्कल है यहाँ पे. क्लियर? इन दोनों को मैं साथ में मिला दूं और जिसका पाथ रिमूव कर दूं तो ये हो गया एलिप्टिकल पाथ. इसका एक सेंटर ये वाला और वो वाला ये एक सेंटर, ये मिडल सेंटर. तो किसी एक सेंटर में क्या हो गया? यहाँ पे है सन और यहाँ पे कहीं पे क्या करेगा? एम्स मूव करेगा. उस सर्विस से फर्क नहीं. ऑन एट अदर प्लैनेट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम would move around the sun in a such a light that their path should be orbit. कैसी होगी? एलिप्टिकल ऑर्बिट. और जिसके एक सेंटर में क्या हो जाएगा? सन. क्लियर? तो यहाँ भी क्लियर हो गया. सन सेंटर में है और उसके अराउंड में एलिप्टिकल पाथ में कौन घूम रहे हैं? सारे प्लैनेट्स. क्लियर? फाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर. क्या बोल रहा है केपलर? पहले को कॉन्टिन्यूअस है कंफ्यूजन करोगे. A planet covers the same area of space in the same amount of time no matter where the orbit is. समझना क्या चाहता है? वो थ्योरी पर डायलॉग होता है ना, कहना क्या चाहते हैं? ये रूल वाली बात है बेटा, ध्यान से देखना. लेट से एलिप्टिकल पाथ यहाँ पे बोल देता हूँ. लेट से यहाँ पे है सन, दिस इज है सन. और अभी जो मान लेता है कि अभी अक्टूबर मंथ में लेट से अर्थ यहाँ होगा. कोई ऐसा मत बोल दे रहा है कि सन अर्थ से ज्यादा महीना दिख रहा है. क्लियर? वो तो नेचुरल है. वो तो अभी हम सैंपल यहाँ से देख सकते हैं अर्थ से. क्यों? अगर मसला होगा तो कैसे देख पाओगे? बट वो डिस्टेंस का है. तो यहाँ पे डायग्राम में छोटे बड़े के प्रॉब्लम में मत गिनना. मान लेते हैं कुछ महीनों के बाद लेट से फरवरी में वो यहाँ पे आ गया, वो तो वहीं पे रहेगा. तो यहाँ से उसका ये वाला और ये, और यहाँ से उसका ये वाला और ये. What is said by the Kepler कि ये जो एरिया कवर हुआ ना तेरा ये वाला, इन दोनों एरिया हमेशा क्या होंगे? सेम. अब सेम कैसे होंगे? तो आप इसको बेटा फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. वन आई वेव इनटू हाइट पूरा करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम. ये सिर्फ सेम अमाउंट क्या होता है? टेल मी हाउ मच टाइम did taken by the earth to complete one revolution around the sun. एवरेज बोलते हैं 365 डेज. हाँ मेरे देखिए सर नहीं 365 डेज नहीं होते, वो तो 24 आवर्स भी नहीं होते हैं. 2356 होती है जिसका 4 मिनट का गैप मिलके 4 घंटे का रहता है एक लीप ईयर. इसलिए लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है. समझ में आ गया? बिकॉज अगर 4 मिनट का हिसाब निकालोगे ना हर 4 साल में, वो क्यों एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है? क्योंकि एक्चुअली में दिन कितना होता है? 3 घंटे 56 मिनट का. हम क्या बोलते हैं 24 घंटे का. तो हर एक दिन की 4 मिनट ऐसे अगर 4 घंटे मिला है ना तो पूरे एक दिन मिलेगा ऑन एवरेज. इसलिए 4 घंटे बाद लीप ईयर रहते हैं. उस लीप ईयर में फरवरी में 28 की जगह पे 29 डेज होते हैं. क्लियर? यहाँ पे तो क्या कहते हैं दोनों एरिया सेम हो जाएंगे. अनदर थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस लॉ ऑल्सो प्रूव्स द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. अगर आप थ्योरी ज्यादा और डेप्थ में जाएंगे जरूरी नहीं है आपके लिए कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है. बट स्टिल इफ यू आर गोइंग इनटू द डेप्थ देन यू शुड नो दैट दिस थिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्लियर? अब जो है थर्ड लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब हम बात कर रहे हैं 24 घंटे की. 24 घंटा क्या है? 23 और 56 मिनट वाला.
that Earth completes a revolution on its own axis और सन के अराउंड में 365 डेज होता है. तो ये उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने वाला टाइम, उसको क्या होता है? टाइम पीरियड. क्या होता है? टाइम पीरियड. उसको हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी से. क्लियर? नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिप्टिकल पार्ट, अब देखो यहाँ पे दो एक्सिस है, ये है बड़ी वैली और वो है छोटी वैली. इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस. क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. क्या बोल रहा है? अ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इट्स ऑर्बिट. अगर मैं बोलूँगा इसको समझना इससे आसान है. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अगर सबको बेटा वो प्रूव ही करना है, मैं आपके प्रोग्राम में आपको सिर्फ वीडियो छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हो, कर लेना. ऐसे जिंदगी में कभी बोलोगे नहीं. मैंने बोला था इस चक्कर में करना क्या है, तो अभी ये सर्कुलर मोशन है ऑर्बिटल में होगा. सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r और g m1 m2 बाय r स्क्वायर. ये r एक r कट, ये m ये m कट, v की जगह पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे हो गया g m1 बाय r. वही यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई t चले गए सामने. तो यहाँ पे प्रूव हो गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ये क्या हमने आगे तक प्रूव किया है, बट कैफियर ने तो पहले ही बोल दिया था ये टी स्क्वायर शुड बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. क्लियर? इसके ऊपर भी बेटा कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं. किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे? लेट्स से द टाइम पीरियड ऑफ द मार्स इज लेट्स से 600 days and the time period of the earth is let's say 200 days. 365 रुपए पर मैं अभी कैलकुलेशन को यही करने के लिए बोल रहा हूँ कि मार्स का 600 डेज है और क्या है 200 days. So what should be the radius of the Mars? वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है. प्रोपोर्शनल में टी स्क्वायर ले लो, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब. तो अगर मेरे को ये ढूंढना है R2, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. ये चीज आपको समझ में बेटा that if you are preparing for the competitive examination में, तो अगर ये क्यूब है तो आपको ये आएगा सही मेरे पास तो कैलसी होगा नहीं, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो बेटा 64 पूछ लेंगे. ऐसे क्यूब रूट पूछेंगे 64 बढ़िया 4 into 4 into 5, तो 64 का 8 ले लेंगे. तो ऐसे नंबर नहीं है जिसका क्यूब रूट आपको पता होता है 125 64 क्लियर. इससे आपको क्या पता पहले जाएगा किसी भी प्लैनेट का, क्योंकि हमको अभी पता है अर्थ ऑफ द रेडियस. क्या पता है? अर्थ ऑफ द रेडियस. और अगले आप पढ़ रहे हो ना, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी आप वैसे तो ऑनलाइन देखोगे तो रेडियस ऑफ मार्स भी मिल जाएगी, रेडियस ऑफ नेपच्यून भी मिल जाएगा, और उससे अच्छा अगर आपको टाइम पीरियड पता है. अब इसका फायदा क्या होगा बेटा? मान लेते हैं और जिम कर लेते हैं कि आज से है मार्स, जब हम रहेंगे पे नाम रहेंगे, फिर भी अगर रहेगा तो वहां पे कोई किसी को देखेगा तो क्या करेगा? ये कुछ ऐसा पड़ा है. मान लेते हैं साल के बाद एयर प्लेनेट नया इंट्रोड्यूस हो रहा है. कहाँ पे? सोलर सिस्टम में. हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो उसका भी रेडियस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट. ये इतना खतरनाक है. तो मतलब अगर आप एनडीओ सीडीओएस एफकेट के बारे में सोच रहे हो तो सही है, और अगर आपको कुछ नया भी ढूंढना है ना अबाउट द एरोस्पेस, यू कैन फाइंड इट आउट ऑन दिस थिंग्स. ठीक है? तो कितने बेटा टॉपिक हमने कवर कर दिए. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया केपलर्स लॉ. ठीक है? अब ये केपलर के सारे लॉ है, हम हर किसी बेटा कि कितनी भी लॉ हो, अगर उसने आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या मतलब? प्रैक्टिकल में नहीं समझा तो क्या मतलब? हमने दो चीज पढ़ी, चेंज इन जी. तो आपको पता होगा कि सैटेलाइट जो होते हैं कहाँ पे होता है? इन द ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स जो होती है, और कि वहां पे होता है, तो वहां पे भी उसका टाइम बोला जाएगा. तो वहां पे भी वो चीज इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, वही जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उसका टाइम पीरियड क्या होना है, तो ताकि आपको स्टेबल लगे. स्टेबल लगता है ना,
there are certain kind of satellites, geostationary satellite जिससे बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड जितना होता है. मतलब अर्थ अगर अपना एक राउंड खुद के एक्सिस के ऊपर 23 अगर 56 मिनट में खत्म कर रहा है, तो वो भी अपना टाइम कितना लेगा, 23 hours and 56 minutes. So from that we can see that satellite is a geostationary satellite. हिंदी पूछोगे ना तो उसको बोला जाता है भूस्थिर उपग्रह, वो खतरनाक है. इससे अच्छा क्या हो गया, जियो सैटेलाइट. अब इससे आपको पता क्या चला कि कोई चीज फॉर द सन अर्थ इज अ सैटेलाइट, फॉर द अर्थ ये इज अ सैटेलाइट. तो जिसको सेंटर में रख के आजू बाजू में जो कोई भी घूमेगा, सेंटर में जो है अपने हम हमारे जो पापा है वो सेंटर में है और हम उनके आजू बाजू घूमते हैं, तो हम भी उनके क्या हो गए, सैटेलाइट. क्लियर. तो सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, सेंटर में कोई होगा और उसके अराउंड में कोई घूम रहा है, तो वो क्या हो गया, सैटेलाइट. क्लियर. और दूसरी चीज, सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल. नेचुरल का मतलब चांद, वो रहना चांद नहीं, रहना चांद. क्लियर. और दूसरा होता है सैटेलाइट. ये बहुत सारे सैटेलाइट के बारे में सुना है, इंडिया ने छोड़े हुए फेमस है. फेमस क्या है, मार्स का सैटेलाइट है. उसी तरह से मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है. और जिस तरह से आर्यभट्ट, इंडिया को भी ऐसे सैटेलाइट है जो क्या है, आर्टिफिशियल, जो हमको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. तो क्लियर. So let's understand the difference between artificial and natural satellites. तो पहले पॉइंट क्या है बेटा, they are formed by nature. चांद तो हमने बनाया ही नहीं है, वो तो बाय नेचर से बनाया. there is equal to mc². क्लियर. they are man-made, obviously हमने बनाए हैं क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. they are not controlled by humans. और वह कहती है चांद पर कि नहीं हमको पूनम बहुत अच्छी लगती है, लड़की नहीं, हाँ पूनम, चांद. अगर हम बोल रहे हैं कि अगर पूनम को मान लेते 15 दिन तक रख पाएंगे, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, जबकि these are controlled by us humans. Clear. they are permanent, they are temporary. जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक क्या रहेगा, चांद रहेगा. वो हो सकता है बिकॉज ऑफ सम मैकेनिकल डैमेज, जो सैटेलाइट का वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाए, उनका फ्यूल खत्म हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है. दे आर नॉट यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन. आप अभी चांद को कॉल करके पूछोगे कि क्या है, बाहर से क्या दिख रहा है, तो आ रहे हैं बाहर से कुछ, क्यों, बिकॉज वो नेचर है, उसके अंदर कोई कम्युनिकेशन की सिस्टम नहीं होती है. सबकी आर्टिफिशियल बना ही जाती है तो कम्युनिकेट विद द ह्यूमंस, कि वहां जो है क्या देगा कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कुछ नई चीज ढूंढनी है. एंड द लास्ट पॉइंट इज द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ और द अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ द सन. जैसे कि मैंने बोला कि एक सन है, उसके आजू बाजू में जो नेचुरली घूमेगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसके सैटेलाइट. और फिर अर्थ है, उसके आजू बाजू में घूम रहा है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, सैटेलाइट. क्लियर. I hope you all understand all the topic that you have covered. आपके जितने भी टॉपिक्स ग्रेविटेशन के रिलेटेड एनडीओ में आ रहे हैं बेटा, हमने सारे कवर कर दिए. इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. क्योंकि चाहे आपके पास थियरी का नॉलेज कितना भी हो, इम्पोर्टेंट क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स और उसके लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. क्लियर. आई विल आपने सब कुछ समझ लिया होगा. कुछ भी डाउट लगे यू कैन पिन अस इन अ कमेंट, हो सकेगा उतना जल्दी हम आपको क्या करेंगे, रिप्लाई. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे सारे ही मोटिवेशनल वीडियो, फिजिक्स के वीडियो, सारे वीडियोस को देखने के लिए ब्रह्मास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.